नमस्कार ब्रदर लाइव भरतपुर न्यूज़ के लिए मैं रामनिवास कुंतल अपने सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। और गांव की विकास यात्रा हम जो एक प्रोग्राम चलाते हैं, आज उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के क्षेत्र के गांव ताखा में। गांव ताखा का प्राचीन नाम तक्षकपुरी है, एक ऐतिहासिक गाँव है। और इस ऐतिहासिक गांव में सबसे पहले हम इस गांव के सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगातार, मैं आप दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव के सरपंच श्री कुशल सिंह हैं, जो लगातार चौथी बार इस गांव में शासन कर रहे हैं। गांव की जनता ने उनको चुन के अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरपंच बनाया है। इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, कितने विकास कार्य इस गांव में हो चुके हैं, सारे मूलभूत मुद्दों पे सीधी और बेबाक बातचीत करेंगे हम गांव के सरपंच कुशल सिंह के साथ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं सरपंच साहब के मकान पे। गांव की विकास यात्रा में सरपंच का एक अहम रोल होता है। सारे ग्रामीणों ने मिलकर जिसको गांव की कमान सौंप दी हो तो उस पे पूरे गांव का विश्वास होता है। आज हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ उपस्थित हैं जिनके गांव वालों ने उन पे लगातार चौथी बार विश्वास जताया है और अपने गांव का ताज उनके सर पे रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ उपस्थित हैं ताखा गांव के सरपंच कुशल पाल सिंह जी, जो इस ग्राम पंचायत के चौथी बार सरपंच बने हैं। सरपंच साहब, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लाइव, आपका भी इस पौराणिक और ऐतिहासिक गांव में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा रही है, वो लगातार आप चौथी बार हैं इस पद पे, कैसी रही है विकास यात्रा? कहाँ से राजनीति करने की प्रेरणा मिली आपको, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस गांव में, मेरे गांव में, इस पावन भूमि में आप बैठे हो, ये बहुत पौराणिक गांव है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गांव में जन्म मिला और बार बार सरपंचों की सेवा करने का अवसर मिला। हमारे परिवार की तो राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है, क्योंकि पंचायती राज का जो सबसे पहले शुभारंभ हुआ था वो हमारे राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर ज़िले से हुआ था। तो तभी से मेरे परिवार का राजनीतिक सेवा करने का सौभाग्य चला आ रहा है। सर्वप्रथम मेरे पारिवारिक बाबा राजपाल जी सरपंच रहे, उसके बाद में बहुत लंबे टाइम तक वो सरपंच रहे। उसके बाद में हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री डोरीलाल जी सरपंच रहे, उपप्रधान रहे, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक कुम्हेर पंचायत समिति के वो प्रधान रहे। उनके गुजरने के बाद 1995 में 3 स्तरीय व्यवस्था के तहत जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज चुनाव की व्यवस्था शुरू हुई थी। उसमें प्रथम बार में 1995 में मैं सरपंच हुआ था। मेरे चचेरे भाई कृष्णपाल सिंह पंचायत समिति सदस्य हुए थे। उसके बाद सन 2000 में महिला सीट होने के कारण मेरी माताजी स्वर्गीय रामवती देवी सरपंच हुई और मेरे चचेरे भाई पंचायत समिति सदस्य हुए। उसके बाद 2005 में मैं फिर से तीसरी बार सरपंच हुआ और उसके बाद में एक चुनाव में अपने पारिवारिक कलह कह लो या हमारी कोई राजनीतिक गलती रही होगी कह लो, एक बार चुनाव हार गया था। 2010 में ये सीट एससी में आ गई थी, इसलिए 10 साल का ये अंतराल आ गया। उसके बाद फिर इस इलेक्शन में मैं चुनाव में आया और गांव वालों ने मुझे, मेरे पे विश्वास जताया, भरोसा जताया, सेवा का अवसर दिया और मुझे भारी मतों से जिताया। सरपंच साहब, मनुष्य के जीवन के मूलभूत मुद्दों में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सबसे पहले बात की जाए सड़क की। सड़क आज के
युग में मनुष्य को विकास से जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। और भरतपुर की अगर बात की जाए तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ आ रहा था तो मैंने ये देखा था कि आपके गांव में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए क्या प्रयास किया गया है ग्राम पंचायत स्तर से आपके द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सड़क पे आने से पहले कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जब मेरा 2005 से 2010 तक का जो कार्यकाल था, उसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री माननीय येंस स्टोल्टेनबर्ग, उनका यहाँ राजस्थान विजिट का प्रोग्राम तय हुआ था। ये 2008 की बात है। तो नॉर्वे के सहयोग से हमारे यहाँ एक जननी सुरक्षा योजना चल रही थी। उसी विषय में उनका रारे पंचायत में विजिट का प्रोग्राम था, लेकिन एंड टाइम पे वहाँ से फैक्स आया कि एक पंचायत और विजिट करेंगे। तो प्रशासन ने ये जिम्मेदारी मुझे दी। तो जिस कैंपस में आप बैठे हैं, यहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री का बहुत ही भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पूरे विश्व का मीडिया उस दिन यहाँ उपस्थित था। ये हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उसके बाद में उन्होंने कई बार मेरे यहाँ पे आके साक्षात्कार लिए, इंटरव्यू लिए। मुझे भी नॉर्वे एम्बेसी में 2-3 बार बुलाया। तो गांव को लेके मैं शुरू से ही बहुत मैं कॉन्शियस रहा हूँ, बहुत चिंतित रहा हूँ कि अपने गांव का विकास, अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। तो उस समय मेरे नॉर्वे एम्बेसी में वहाँ की जो एम्बेसडर थी, उनके साथ मेरे गांव को लेके, इसके विकास को लेके बहुत अच्छी मेरी प्लानिंग हो गई थी। उन्होंने पूरा वहाँ से सोलर एनर्जी के प्लांट का घर घर में लगाने का, पूरे लेट बाथ, रोड डेवलप, सारे जितने भी जलाशय हैं, पोखर तालाब हैं, सबको डेवलप करने का प्लान ये हमने तैयार कर लिया था। और ये बहुत अच्छा मौका हमारे लिए था। लेकिन दुर्भाग्य से 2010 वाला इलेक्शन में मैं हार गया। उसके बाद भी मैं वहाँ प्रयासरत रहा, तो लेकिन मेरा इतना प्रभाव नहीं रहा सरपंच ना होने की वजह से। और जो उस समय सरपंच जीते, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। नहीं, ये गांव तो मेरा बहुत अग्रणी होता। ये गांव का दुर्भाग्य रहा, मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम उस बहुत अच्छे अवसर से हम वंचित हो गए। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि सड़क को लेके आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। तो बंधु, जब मैं 95 में पहली बार सरपंच हुआ था, तो गांव की इतनी स्थिति ख़राब थी कि घुटनों तक कीचड़ मेन रास्ते में थी। और जितने भी रास्ते हमारे जो दूसरे गांव को अप्रोच कर रहे हैं या हमारे खेतों पे जा रहे हैं, कोई भी रास्ता बहुत गहरे दगरे थे, उनको दगरे कहते हैं, और बिल्कुल कच्चे रास्ते थे। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान दिया। अपने गांव की पूरी कीचड़ ख़त्म की और उस पर सीसी रोड बनवाया। और नरेगा योजना जब चालू हुई थी, तो उसके तहत मैंने सारे रास्ते आप ये देख लीजिए, यहाँ से ताखा से मोरौली तक, मोरौली की सीमा में भी जाके उनके सरपंच ने, जबकि दूसरा ग्राम पंचायत है, दूसरी पंचायत समिति है, मोरौली तक भी जाके मैंने एनओसी लेके वहाँ तक वो ग्रेवल सड़क बनाई उस समय। और उस समय की ग्रेवल आज तक भी मौजूद है। आप अपने चैनल को ले जाके, आप अपने कैमरे से ले जाके देख सकते हैं कितना टाइम हो गया। इतने मजबूत काम कराए गए थे कि उस समय की ग्रेवल आज भी मौजूद है। यहाँ से फिर अजान सीमा तक मैंने ग्रेवल रोड बनाई। इधर आपके मगोरा सीमा तक ग्रेवल रोड बनाई। और गुनसारा तक आज जो डामर रोड है, गुनसारा से हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे। गुनसारा आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बहुत गहरा रास्ता था, डर लगता था लोगों को जाने में। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैंने पूरे गुनसारा तक जाके ये मैंने ग्रेवल रोड बनवाई थी। फिर उस समय माननीय मंत्री महोदय स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी से कह के फिर उस पर डामर रोड हुआ। आज कनेक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी है, जान गुनसारा के साथ 10 मिनट लगते हैं और हम पहुंच जाते हैं। एक हमारे बहुत मान्यता है हमारे घने वाले हनुमान जी के मंदिर की,
यहाँ कोई रास्ता नहीं था। सुरेंद्र सिंह जी बुरावी वाले, उनकी मिसेज स्वर्गीय ओमवती जी प्रधान थी, कोई उस सड़क को बनाने को तैयार नहीं था। हनुमान जी की कृपा हुई, मैंने बीड़ा उठाया और उसमें सफल हुआ। आज डामर रोड है। पूरे जितने भी भक्तजन हैं, हनुमान जी के दर्शनार्थी हैं, आराम से मोटरसाइकिल से, कार से, किसी भी वाहन से आराम से हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये मेरे उस समय की मेहनत का प्रतिफल था। जितने भी रोड हमारे खेतों के लिए जा रहे हैं, आज किसान मोटरसाइकिल पे किक देता है, खाना ले जाता है, चारा ले आता है पशुओं के लिए, ट्यूबवेल चला लेता है। इतनी अच्छी अप्रोच कर दी थी सड़कों की, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे बाद में उन सड़कों का कोई रखरखाव नहीं हुआ, कोई मरम्मत नहीं हुई, आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हम रारे वाली, रारे ताखा और ताखा से गुनसारा अजान, ये जो मुख्य सड़क है, इसके बारे में बंधु, ये मेन रोड जो है ये पीडब्ल्यूडी के अधीन है और ये बहुत दिनों से ये जर्जर अवस्था में है। इतनी जर्जर अवस्था में है कि टू व्हीलर वाले इसमें गिरते हैं, लेडीज़ें गिर जाती हैं और बहुत बुरी स्थिति है। मैंने जब मैं अब ये चौथा इलेक्शन जीता तो मैंने सबसे पहले इसका बीड़ा उठाया। तो मैंने पीडब्ल्यूडी के एईएन, एक्सीएन, उनसे संपर्क किया। मैंने कहा भाई, या तो आप इसको रोड को बनवाओ या हमें एनओसी दो, जिससे हम ये मरम्मत कर सकें और नाली बना सकें, इससे ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सके। तो एएन पीडब्ल्यूडी ने बताया कि यह रोड पीएमजीएसवाई में ये अपग्रेड हुई पड़ी है और ये जो है रारे से गुनसारा ताखा होते हुए इस रोड का चौड़ीकरण का और नाली निर्माण सहित, ये ताखा विलेज पोर्शन में नाली निर्माण सहित ये कार्य होना है। और इसमें जो है किसी ठेकेदार ने हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगा रखी है, इस वजह से हम ये काम करवाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बार बार आग्रह किया कि ये हाई कोर्ट भाई हम भी चले जाएं, कोई पीआईएल लगा दें तो इसको हम सुलझवा के लाएं। तो वो कोई कागज़ या कोई हमें कोई जानकारी नहीं दे सके जिससे हम उसको, उस ठेकेदार की उसको हम पकड़ सकें और अपना कोई काउंटर दावा या कोई पीआईएल हम हाई कोर्ट में दाखिल कर सकें। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कम से कम हमें ये एनओसी दे दो कि हमें इसमें मोहर्रम वगैरह, ये जो लोग जाते हैं राहगीर, कई गांव के लोग निकलते हैं इस रास्ते से होके, इसमें गिरते हैं और वो सरपंच को ही गाली देते हैं, तो हमको एनओसी दे दो जिससे हम इसको हम मरम्मत करा सके, कम से कम इसमें राहगीर तो नहीं गिरे। तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो मैंने कहा भाई आप इसमें पेज वर्क सैंक्शन कर दो। इस बात को लेके मेरा एएन पीडब्ल्यूडी के साथ काफ़ी विवाद भी हो गया फ़ोन पे और बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। वो थाने तक पहुंच गए, हम भी एफआईआर कराने को तैयार हो गए थे। फिर एक्सीएन महेश शर्मा, कोई बहुत समझदार कोई एक्सीएन लगे हुए उनका फ़ोन आया कि सरपंच साहब हम इसको जल्दी ही इसको पैच वर्क, इसके सैंक्शन जारी करके इसका टेंडर कर देते हैं और ये हम गड्ढे भरवा देते हैं। तो इतनी जद्दोजहद के बाद और ये जो है ये मरम्मत का कार्य अब कल परसों से ये जीएसबी आनी शुरू हुई है और ये गिट्टी डलनी शुरू हुई है। तो ये बड़े संघर्ष के बाद ये मरम्मत की स्थिति आई है। अब मैंने कल भी उनसे उस मोबाइल पे बात की थी एनपीडब्ल्यूडी से कि आप हमें बताओ, हम पीआईएल करें, हम उसको काउंटर करें, भाई हाई कोर्ट से कोई जल्दी ऑर्डर पारित हो जाए तो रोड बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो पीडब्ल्यूडी ही कर पाएगी, निकाल सकती है, क्योंकि रोड है ना, क्योंकि काफ़ी लागत का काम है, इतनी पंचायत की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा काम पंचायत करवा सके और एलिजिबल भी नहीं है किसी भी तरह से। तो अल्टीमेटली तो पीडब्ल्यूडी को ही कराना है। तो इस समस्या का समाधान तो बंधु तभी होगा जब जो है ये पीडब्ल्यूडी से रोड और विलेज पोर्शन में नालियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे गांव का पानी का निकास का प्रॉपर रास्ता बन सके, ड्रेनेज सिस्टम बन सके और जिससे गांव की कीचड़, रोड पे कीचड़ ख़त्म हो सके।
अगले सवाल की तरफ आता हूं। सरपंच साहब ने हमें बताया कि पीडब्ल्यूडी की उदासीनता की वजह से और अधिकारी और ठेकेदारों के आपसी झगड़े की वजह से गुनसारा, ताखा और अजान के हजारों ग्रामीण गड्ढों बड़ी सड़क पे चलने के लिए मजबूर हैं। सरपंच साहब ने बताया कि राहगीर गिर जाते हैं और सरपंच को कोसते हैं, जबकि सरपंच की कार्य सीमा के अंदर नहीं आता। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरपंच साहब, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में, और आप लगातार 4 बार जनप्रतिनिधि के तौर पे इस गांव का आपने प्रतिनिधित्व किया है। तो शिक्षा में आपके गांव में मुझे बताया कुछ ग्रामीणों ने कि 12वीं तक विद्यालय है। आपका क्या योगदान रहा है इस शिक्षा के लिए ताखा गांव की पृष्ठभूमि में? देखिए, सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है ये आप सब लोगों से कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। और सरकारी विद्यालय तो मैं आपको सही बताऊं तो ये राजनीति का अड्डा बन गए हैं, राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। गांव में तोड़फोड़ करना, पार्टी पॉलिटिक्स में अटैच रहना, इस तरह की हरकतें होती हैं। बाकी मैं तो जितना कर सकता था शिक्षा के लिए भी, पहली बार सरपंच हुआ तो गांव के लिए कन्याशाला उस समय सैंक्शन होती थी। नाथुराम जी मिनिस्टर थे, सावरलाल जी मिनिस्टर थे, उस समय बीजेपी सरकार थी, तो मैं अलग से कन्याशाला उसी टाइम में 95 के बाद लेके आया। वो आज भी भवन मौजूद है। ये स्कूल 8वीं तक था, इसको 10वीं तक करवाया, फिर 12वीं तक भी इसको करवाया। तो हम केवल विद्यालय रेज करवा सकते हैं, बिल्डिंगों की कमी हो बिल्डिंगें अपन बनवा सकते हैं, और कोई सुविधा इनको चाहिए वो हम दे सकते हैं। बाकी पढ़ना पढ़ाना तो छात्रों का और टीचर्स का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने पहले इस गांव के अंदर कन्या पाठशाला बनवाई, उसके बाद 8वीं तक के विद्यालय को अपने निजी प्रयासों से क्रमोन्नत करवाकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पे 12वीं तक के लिए विद्यालय दिया। परंतु साथ साथ समस्या भी बताई कि पढ़ाने का कार्य टीचरों का है और पढ़ने का कार्य छात्रों का। अगला प्रश्न पूछते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब, केंद्र सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर रोजगार दे रही है। कोरोना चल रहा है फिलहाल, कोरोना के कारण रोजगार की नरेगा की क्या स्थिति है धरातल पे? देखिए, पिछले 2 बार कोरोना का एक महामारी के रूप में बड़ा आक्रमण हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो इसका प्रभाव तो कोरोना पे पड़ा ही है, लेकिन मैं फिर भी जितना लोगों को रोज़गार दिलवा सकता था, दे सकता था। मैंने 2 सड़कें तो मेरी करीब करीब लेबर का काम पूरा हो गया है। टावर से मौर्रा सीमा तक और ताका से मोरल सीमा तक, और इन पर भी ग्रेवल बिछनी बाकी है। और भी मैंने काम मेरे सैंक्शन हुए पड़े हैं। खेतों में फसल खड़ी है। कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए और अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकता है लोगों को रोज़गार देंगे, दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे यहाँ कोई नरेगा नहीं चल रहा है, क्योंकि रास्तों खेतों में फसल खड़ी हुई है, तो इसलिए रास्तों का काम हो नहीं सकता है। पोखरों में पानी भरा हुआ है, एक पोखर खाली है, उसकी सैंक्शन हम निकलवा रहे हैं। वो सैंक्शन अंडर प्रोसेस है, तो जैसे ही सैंक्शन निकल जाएगी हम लोगों को रोज़गार देंगे और पोखर खुदाई काम चालू होगा और आगे हम देते रहेंगे। और लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है ही, क्योंकि सरकारी मशीनरी का हाल ऐसा ही है। सैंक्शन वैंक्शन निकालने में उसमें बड़ी परेशानी है, प्रैक्टिकली बहुत परेशानियां आती हैं। और इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, जितना भी मेरे संभव हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नरेगा में रोज़गार मुहैया कराऊंगा और करा रहा हूँ। आप सब दर्शक जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी आपदा के रूप में आया है जिस बीमारी ने लोगों से उनकी रोजी रोटी के अवसर छीन लिए। इसी कोरोना महामारी के फलस्वरूप हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने गरीबों के लिए राशन देना शुरू किया है। इस राशन में कई सारे राज्यों में, कई सारे ग्राम पंचायत के अंदर घोटालों की बात आती है। हम
हमारे साथ कैमरे पे सरपंच साहब हैं, हम इनसे पूछेंगे। सरपंच साहब, कितने ऐसे परिवार हैं आपकी ग्राम पंचायत में जिनको नरेगा में ये कोरोना के टाइम पे राशन प्रदान किया गया है? देखिए, कई स्कीम्स ऐसी हैं जो उनमें सरपंच साहिबान का कोई कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं। NFS है, खाद्य सुरक्षा चल रहा है, इसमें सरपंचों का कहीं कोई रोल गवर्नमेंट ने छोड़ा ही नहीं है। और जब सरपंचों का रोल नहीं है तो दोनों ही चीज़ें हैं कि कहीं घोटाले नहीं भी हो रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा घोटाले भी हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके चैनल के द्वारा मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ये तो एक मानवीयता का काम है, एक पूजा का काम है कि जिसको वास्तव में अन्न की ज़रूरत है, वो असमर्थ है, उसको मिलना चाहिए, और जो सक्षम व्यक्ति है उसको नहीं मिलना चाहिए। जो खुद हर तरह से संपन्न है उसको, पूरे परिवार को राशन मिल रहा है, गेहूँ मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। और जो बेचारा, बहुत केस मेरे यहाँ ऐसे हैं, मैंने कई अपने SDM उत्सव कौशल जी आए और कई SDM से मैंने कहा, कलेक्टर साहब से भी कहा था मैंने, अभी ये तो नए आए हैं कलेक्टर साहब, पहले वाले कलेक्टर साहब से भी कहा था, मिसा इसमें ऐसा होना चाहिए कम से कम जो लोग बिल्कुल उन पर हैंड टू माउथ हैं, जिन पर कुछ नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है गेहूँ। अब सरपंच कुछ कर नहीं सकता, वो आके सरपंच से कहते हैं कि हमें गेहूँ नहीं मिल रहा है कि दिलवाओ। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो संपन्न लोग हैं उन पर कोई कमी नहीं है, उनको हटा दीजिए, और जो जिनको ज़रूरत है, जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था तो गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे, ये तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और सरपंचों का इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी व्यवस्थाएं ठीक से हो पाएंगी। बिल्कुल, ज़मीनी स्तर पे अगर ग्राम पंचायत में सरपंच का योगदान नहीं होगा तो आम जनता के लिए राशन मिलना एक दूर की कौड़ी ही नज़र आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की सरकार भरतपुर संभाग में चंबल पेयजल योजना का बड़ा ढिंढोरा पीट रही है। मैंने कई सारे गांवों में जाके ज़मीनी पड़ताल की है सरपंच साहब, कि कहीं कहीं पानी आ चुका है, कहीं कहीं नहीं आया। चंबल परियोजना की आपके गांव में क्या स्थिति है? चंबल परियोजना के बारे में तो भैया मेरे कोई अपडेट देने को तैयार ही नहीं है। हम तो फ़ोन कर कर के पूछ के बैठ गए। मैं जब भी मेरा अभी इसी सरपंच जी 2020 में शपथ के दूसरे तीसरे चौथे दिन ही एक AN महोदय आए थे, तो उन्होंने कहा साहब के चंबल प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके टंकी बननी है। तो मैंने उनको जगह वगैरह भी दिखा दी थी। मैंने कि जो कागजी कार्रवाई पंचायत लेवल पे होनी है वो कर देंगे। उसके बाद ना AN साहब का पता, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर। अब फ़ोन करते हैं कि वो रिटायर हो गए, ट्रांसफ़र होगा। कुल मिला के चंबल प्रोजेक्ट का कोई भी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। क्या हो रहा है, कब तक संभावना है, हम कुछ नहीं बता सकते। बाकी जल ही जीवन है मिशन के तहत हमारे यहाँ एक दूसरी टंकी स्वीकृत है, और उसकी बोरिंग भी हमारा JN जो है, इसका PhD का समय सिंह, एक बहुत अच्छा लड़का, बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का है वो। उसने मेरे साथ बेचारे ने मिलके पूरा सर्वे करा लिया है, और उसकी बोरिंग भी हो गई है गोवर्धन कैनाल पे। बहुत मीठा पानी निकला है। टंकी का भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो जो मेन समस्या है हमारे यहाँ पानी की, पेयजल की, वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बाकी चंबल प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें बंधु कोई अपडेट हमारे पास नहीं है, ना कोई बताता है, ना हम पूछते भी हैं तो भी कोई रिप्लाई देने को कोई तैयार नहीं होता। सब गोलमोल चल रहा है। तो आप सब देख सकते हैं कि सरकार चाहे कितने भी दावे करे, फरवरी का महीना चल रहा है और यहाँ से आगे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, और मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। तो बिना पेयजल के राजस्थान सरकार कैसे अपने ग्रामीणों की, अपने बासिंदों की प्यास बुझा पाएगी? सरपंच साहब, आप एक महाभारत कालीन ऐतिहासिक गांव के, जिसका ऐतिहासिक खासा महत्व रहा है, ऐसे तक्षकपुरी के सरपंच हैं। एक सरपंच के तौर पर आप क्या चाहेंगे इस गाँव के लिए? क्या ऐसा करने का इरादा है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें? मेरे इरादे शुरू से ही अपने गांव को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के रहे। मैंने पहले भी अभी आपको बताया, नॉर्वे के प्रधानमंत्री का वाला जो विषय था वो मैंने अभी चर्चा की थी। तो मैं शुरू से ही प्रयासरत रहा हूँ, लेकिन मेरे को 10 साल का गैप लग गया। इस 10 साल में स्थिति वो आ गई है कि मेरा गांव जीरो पर आके खड़ा हो गया है।
अभी तो यहाँ मुझे जो मूलभूत जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए ही बड़ा युद्ध करना पड़ रहा है, रास्ते के लिए, पानी के लिए। बाकी तो मैं जब भी सोचूंगा, मेरे दिमाग में तो प्लानिंग बहुत है। अभी 3 साल है मेरे पास में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव स्वच्छता में एक मिसाल पेश हो, शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश हो। मेरे जो शमशान है ताखा के, उसके एडजॉइनिंग एक पोखर है। मैं अभी हमारे जिला परिषद के सीओ साहब से मैं 2-3 बार मिला, मेरा डिस्कशन भी हुआ है, उन्होंने हाँ भी किया है। तो ये जो दोनों चीज़ें एडजॉइनिंग हैं, वो क्षेत्र पूरी तरह से नरक बना हुआ है। अभी तो हम विकास की बात तो जब करें, जब पहले उस नरक को ख़त्म करें। सबसे बड़ा जलाशय है गांव का, 14 बीघे में होकर पोखर है, लेकिन वो अतिक्रमण कर करके और सीमाएं बांध ली हैं कि हमें वहाँ तक ये हमारी है ही। तो अतिक्रमण से मुक्त करानी है, गंदगी से साफ़ करानी है, सुरक्षा दीवार बनानी है, और जो नरक बना हुआ है वो एरिया, वो स्वर्ग बनाना है। और मेरा तो बहुत विचार, मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ सपने देखता हूं। कई बार परिस्थितियां सही नहीं होती हैं, कई बार सरकारी मशीनरी का सहयोग नहीं मिलता है। तो जो भी जद्दोजहद करके इन लोगों से लड़ा के, फिर गांव वाले भी बहुत तरह तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं। अभी मैं आपको भले ही चाहो तो मैं एक मौका दिखा सकता हूं कि एक बड़े संघर्ष से एक खरंजा निर्माण है काफ़ी लंबा चौड़ा, उस पर मैंने पुलिस प्रशासन से इमदाद लेके एसडीएम के ऑर्डर करा के, एसडीएम कुमेर के ऑर्डर करा के वहाँ से अतिक्रमण हटाए थे। तो जितना पैसा उस समय उपलब्ध था पंचायत पे, उतना खरंजा बना दिया था। शेष पैसा अब दूसरी स्वीकृति निकाल के उसको मैं फिर बनाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे इस तरह की अड़चन पैदा कर रहे हैं लोग के, एक अतिक्रमी ने दोबारा से पुलिस इमदाद से अतिक्रमण हटाया था, वो फिर वहीं पर ले जाकर अपना अतिक्रमण रख दिया है। तो इस तरह की परेशानियां गांव वाले भी बहुत क्रिएट करते हैं। राजनीति होती हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि विकास नहीं हो, बहुत से लोग चाहते हैं कि सरपंच ज़्यादा काम नहीं करा सके, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने पे और अपने ईश्वर पे भरोसा है और अपने गांव पे भरोसा है। मैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता हूं, जो सपना मैंने अपने गांव को देखा है कि मेरा गांव ऐसा हो कि राजस्थान में पहले नंबर पे मेरा गांव आए, तो मैं वैसा करा के छोड़ूंगा अपने गांव को। एक सरपंच के तौर पे एक प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ काफ़ी देर से मेरे दिमाग में चल रहा है। इस टोपी को लगाने का कोई खास राज? चलो, आपने वैसे तो बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पिता 2 भाई थे, उनके हम 7 भाई थे, 7 लड़के। हमारे चाचा जी के 3 और हम 4। तो अपने घर में सौभाग्य से मैं पहला ग्रेजुएट हुआ, और मेरी पुलिस फोर्स में जाने की, मेरी बस देश सेवा की, कहीं फ़ौज में जाने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। और मैंने अपनी लाइफ में एक ही कंपटीशन दिया 1988 में सब इंस्पेक्टर का, और मैं दुर्भाग्य से उसमें 4 नंबर से मेरिट में रह गया। तो अगर मेरा सिलेक्शन उस समय हो जाता तो मैं आज IPS होता। तो नहीं हो पाया, किस्मत में नहीं था। किस्मत में ये था गांव में ये समाज सेवा करने का। तो इस कैप के मैंने सपने शुरू से ही देखे थे। और फिर दूसरी बात यह है कि मुझे कैप लगाने का शौक़ भी बहुत है। मेरे पास ये कैप मेरा लेकिन सबसे प्रिय है। मेरे पास कम से कम 40-50 तरह के कैप होंगे। मेरे को कैप का बहुत शुरू है, और इस कैप से, लेकिन ये फोर्स का कैप है, इससे मेरे को बहुत लगाव है, और ज़्यादातर मैं इसी को लगा के रखता हूँ। जी हाँ, समाज के युवाओं के लिए कोई चैनल आपको पता है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे आज आपको पूरा देश देखेगा। समाज के युवाओं के लिए एक आप जनप्रतिनिधि तो हैं ही, साथ ही साथ एक बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग के तौर पे और एक जनप्रतिनिधि के तौर पे समाज के युवाओं के लिए आप हमारे चैनल के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवा बच्चों को, युवा साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि दुर्व्यसनों से दूर रहें। जर्दा, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, शराब, इनसे बचें और वर्जिश करें। क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि आदमी कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रही है। हमने फिर भी
कम मिलावट की चीज़ें खाई हैं। आज मैं 57 साल का हो गया, 58 का हो जाऊंगा, जिसमें 58 का हो गया मैं, 20 मार्च को 58 का हो जाऊंगा। तो हमने तो फिर भी इतनी बहुत ज़्यादा मिलावट की अब खा रहे हैं। लेकिन मैं एक युवाओं से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप पेस्टिसाइड केमिकल नहीं खा रहे हों। खाने से लेके पीने तक कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऑलरेडी हम पहले ही बहुत जहर खा रहे हैं। दूसरे, शारीरिक श्रम रहा नहीं, क्योंकि मशीनरी आ गई। अब तो चारा लेने भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। आज हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। वो चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, और वही फिर किसी का किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का कैंसर। आप देखिए हर बीमारी के हॉस्पिटल्स भरे हुए। इसका कारण यही है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें हम खा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और व्यायाम करें, और जिससे इम्यूनिटी ठीक रहे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बनी रहे, जिससे बहुत जल्दी बीमार नहीं हो। तो युवाएं, और कोई नशा करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, कोई दुर्व्यसन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि वो ऑलरेडी हम खाने पीने की चीज़ों में बहुत गंदी चीज़ें खा रहे हैं। इसलिए आज स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। युवा ही देश का कर्णधार हैं, युवाओं के ऊपर देश का भविष्य का है। तो युवाओं के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें और दुर्व्यसनों से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लैब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपको भी। आपने अपने बहुमूल्य समय में से न केवल हमारे लिए समय निकाला, बल्कि हमारे हर सवाल के बेबाक जवाब भी दिए हैं। ब्रदर लैब भरतपुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ताका गांव के वर्तमान सरपंच साहब कुशलपाल सिंह जी के लिए, और हम आपकी उन्नति की कामनाओं के साथ विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। आप सबको बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुए, मेरा तो यही आपको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। और हमारी बातों को आप समय समय जनता तक, लोगों तक पहुंचाते रहें, और लोगों की आवाज़ भी हम तक पहुंचाते रहें, जिससे हम इनकी सेवा निरंतर रूप से करते रहें। धन्यवाद ब्रदर लैब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या होगी, जनता से जुड़ी हर समस्याओं को हम लगातार अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और ग्रामीणों से भी मेरा एक निवेदन है कि विकास के कार्यों में कोई भी राजनीति न की जाए। अगर कोई सरपंच विकास कार्य करना चाहता है तो हर ग्रामीण का ये कर्तव्य है कि सरपंच गांव का राजा होता है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का सहयोग करे। कैमरामैन कपिल पटेल के साथ मैं रामनिवास कुंतल, ताका, ब्रदर लैब भरतपुर, राजस्थान। धन्यवाद।